हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। और आज हमारी मंथली करंट अफेयर सीरीज के अगले लेक्चर में आपका मैं वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो हैं जुलाई मंथ के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही इम्पोर्टेंट है, हम उसे कवर कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने उसको काफ़ी डिफरेंट डायमेंशन से देखा और मैंने आपको बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे और कहाँ बन सकते हैं। और अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, और इस एग्जाम की और इस लेक्चर की अगर आपको जो पीडीएफ चाहिए, अगर वो चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो चलिए फिर टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम अपने आज के टॉपिक से जो है स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो जैसा कि इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले हम एक इसका एक ओवरऑल व्यू समझेंगे। तो यहाँ बात आती है पॉलिसी की, तो हम पहले समझते हैं कि पॉलिसी एक्चुअली में होती क्या चीज़ है। तो जब भी मैं बात पॉलिसी की करता हूँ, तो पॉलिसी कोई भी सरकार अगर लेके आती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि उसका पर्पस होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना गवर्नमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कि हमें एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है और उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए किस पाथ पे चलना है और कैसे करना है, और रास्ते में हमें क्या-क्या काम करना है। आपके माइंड में अगर है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनना माइंड में रखने से आप आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आप कैसे पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, कितनी पढ़ाई करेंगे, कब करेंगे, कौन से टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे, कब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड। तो उसमें छोटे-छोटे टारगेट्स, छोटी-छोटी चीज़ें, कौन से आपके रिसोर्सेज़ रहेंगे, क्या रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए आप पूरा एक अपना स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो होता है वो भी करीब-करीब आप कह सकते हैं कि वो भी गवर्नमेंट के लिए वही काम करता है। तो अब सरकार जो ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आई है, तो इसमें क्या टारगेट है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बार-बार न्यूज़ में आ रहा है कि जो इंडिया है, वो 2036 में ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है, वो होस्ट करना चाहता है। ठीक है? ओलंपिक गेम्स। और बात कर रहे हैं, जब मैं ओलंपिक्स की बात करूँगा तो मैं सिर्फ समर ओलंपिक्स की बात करूँगा, मैं विंटर ओलंपिक्स की बात नहीं करूँगा। व्हेनेवर द वर्ड ओलंपिक्स इज़ सेड, कहीं पे भी पूरी दुनिया में अगर ओलंपिक की बात होती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट समर ओलंपिक्स की बात होती है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, क्योंकि इसमें 200 के करीब कंट्रीज़ जो हैं वो पार्ट लेते हैं। ठीक है? और इसको होस्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज और ऑनर की बात होती है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले भी इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े एडवांस कंट्रीज़ ने ही होस्ट किया है। अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स होके हटे हैं, और इसके बाद अगले लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स जो हैं, वो होने हैं। तो ये सारे जो ओलंपिक्स होस्ट करने में बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा आपको एडवांस सिस्टम एंड एक बहुत अच्छे लेवल का ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर मटेरियल रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। दैट इज व्हाई आई सेड कि पेरिस ओलंपिक्स को होस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट मानी जाती है। सो एनीवेज, तो इंडिया को फिर ओलंपिक्स होस्ट करना है, तो इंडिया में जब ओलंपिक्स होंगे तो इंडिया के पार्टिसिपेंट्स भी उसमें पार्ट लेंगे। तो अगर होस्ट नेशन की ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी या कमेंडेबल नहीं होगी, तो वो हमारे लिए उतनी गर्व की बात नहीं होगी, जितना अगर हम बेटर परफॉर्म कर सकें। जैसे कि 2010 में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होस्ट किए थे, और उस कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी थी। हम शायद सेकंड या थर्ड रैंक पे थे। सो सिमिलरली इस बार हम जो है ओलंपिक्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो अब ये जो पॉलिसी है इसमें 5 की पिलर्स हैं। कौन-कौन से हैं? पहला तो ग्लोबल स्टेज पे हमें एक्सीलेंस अचीव करनी है। अब ग्लोबल स्टेज पे एक्सीलेंस अचीव करने का क्या मतलब है? मतलब हमारे जो एथलीट्स हैं, वो ग्लोबल स्टेज पे जाके एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। वहाँ हमारा जो है एक स्पोर्टिंग कंट्री के नाम से एक डोमिनेंस होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, इनकी एक बहुत अच्छी डोमिनेंस रहती है इन द मैटर ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है? अगर आप जब भी पिछले ओलंपिक्स उठा के देख लें 3-4, तो ज़्यादातर आपको टॉप 5 में ये 3 कंट्रीज़ ज़रूर मिलेंगे।
टॉप 5 में ये 3 कंट्रीज़ ज़रूर मिलेंगे। अब इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट जो है ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके आई है। सेकंड इज़ स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब स्पोर्ट्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या लेना-देना? देखिए स्पोर्ट्स अगर हमारे कंट्री में स्पोर्टिंग कल्चर अच्छा होता है तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी जो है जॉब्स भी प्रोड्यूस होंगी, प्लस जो स्पोर्ट्समैन है दे विल बी एबल टू अर्न गुड। और अगर वो अच्छा अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री की होगी ही होगी। उसके साथ-साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएँगी, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो इंडियन एथलीट्स को अपना स्पॉन्सर्स बनाएँगे, जिससे अगेन दे विल आल्सो अर्न एंड द कंट्री विल अर्न। देन स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत सारी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाती हैं और उनमें ज़्यादातर उनका टारगेट रहता है कि हम जो है यूथ को नशे से दूर लेके जाना चाहते हैं। अब जितना अच्छा आपके कंट्री में स्पोर्टिंग कल्चर होगा, उतना आपका यूथ जो है, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यानी टीम प्लेयर बन के जो है एक कंट्री के लिए एसेट बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो गेम खेल रहा है वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन बनेगा ही बनेगा। बट द थिंग इज़ कि गेम खेलते हुए जो आप क्वालिटीज़ इनकलकेट करते हो, वो आपको लाइफ़ में और जगह भी हेल्प करती हैं। आप एक टीम प्लेयर बनते हो, आप में डिसिप्लिन आता है, आप फिट रहते हो मेंटली भी और फिज़िकली भी, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे यूथ को फिट रहना बहुत ज़रूरी है, मेंटली भी और फिज़िकली भी, ठीक है? अच्छा, स्पोर्ट्स कहीं न कहीं जो है सोसाइटी में जो बैरियर्स हैं, डिफरेंट-डिफरेंट कम्युनल और अ, आप कह लीजिए कि कम्युनल बैरियर्स हैं या कास्टिज़्म बैरियर है, वो सब कहीं न कहीं जो है वो ख़त्म करते हैं क्योंकि एक ही टीम में मल्टीपल डायस्पोरा के जो लोग होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे टुगेदर वर्क एज़ अ टीम। तो इस चीज़ से आपको सोशल डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। इट बिकम्स अ पीपल्स मूवमेंट मतलब सोशल स्पोर्ट्स जब आपके हर जगह एक अच्छा स्पोर्टिंग कल्चर होगा, जहाँ पे सोसाइटीज़ में लोकल लेवल पे अच्छा स्पोर्टिंग कल्चर रहेगा, तो आप देखेंगे कि सोसाइटी जो है, लोगों को बहुत बाँध के भी रखेगी। अब मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बहुत सिंपल सा देता हूँ आपको, कि जब आप छोटे थे, तो आपकी कॉलोनी के जितने दोस्त थे, वो दोस्त क्यों थे? क्योंकि आप साथ खेलते थे। वो अच्छे दोस्त इसलिए थे क्योंकि आपने साथ में बहुत ज़्यादा खेला है। राइट? इसीलिए जो पीपल्स मूवमेंट वाला एंगल है इसमें बहुत ज़्यादा रहता है एंड देन फिर हमें इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, उसके साथ तो हम इसको रिलेट करेंगे ही करेंगे क्योंकि इसी एजुकेशन पॉलिसी में एक कांसेप्ट है होलिस्टिक एजुकेशन का। होलिस्टिक एजुकेशन यानी समग्र शिक्षा। तो शिक्षा मतलब सिर्फ किताबों से नहीं है, शिक्षा मतलब एकेडमिक नॉलेज, मॉरल नॉलेज, फिजिकल नॉलेज, ठीक है? मेंटली फिट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टारगेट करके चल रही है और इसी के रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट जो है लेके आई है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब ऑब्वियस है ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन-सी मिनिस्ट्री लेके आई होगी? ये लेके आई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। गॉट इट। तो इसमें उन्होंने अब आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस रिसेंटली हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं उनको उनके लिए जो पार्लियामेंट में एक लॉ लेके आ रहे हैं कि वो आरटीआई के अंदर आ जाएँगी। उनके जो भी हेड होंगे, उनकी टेन्योर जो है फिक्स कर दी जाएगी। क्योंकि स्पोर्ट्स में बैक इन द डे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी थी। इसीलिए हमारा जो स्पोर्ट्स का कल्चर था वो इतना ज़्यादा पुअर था। इसीलिए जब भी कोई खेलना चाहता था तो बंदे उसको या उनके पेरेंट्स उसको डिस्करेज करते थे कि खेल के तू अपना घर नहीं चला सकता। बट स्लोली एंड स्टेडीली द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू चेंज दैट माइंडसेट और इसीलिए हम ये एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं। एजुकेशन का ही पार्ट बनाया है स्पोर्ट्स का ताकि हमें अच्छे स्पोर्ट्समैन और मोर ओवर अच्छे सिटीज़न्स मिल सकें। गॉट इट? चलिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ख़ैर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही जिसको मैं कहूँगा थ्योरेटिकल टॉपिक है क्योंकि ये अगर न्यूज़ में था तो कुछ नेगेटिव कोनोशंस की वज़ह से था। तो जब भी कोई नेगेटिव कोनोशंस की वज़ह से कोई न्यूज़ आती है ना तो उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आते ही नहीं है बट मैं ये कहूँगा कि उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो अब बात आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज सबसे पहले तो ये है कहाँ पे? ये है हैदराबाद, ठीक है?
अब ये बॉडी करती क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज से इसका जो है वो रिलेशन है। अब पंचायती राज में ये प्रॉपर जो है टेक्निकल और कंसल्टेंसी, आप टेक्निकल लगा लीजिए या फिर आप लगा लीजिए साइंटिफिक। तो ये किसी भी तरह की आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती थी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी एंड मोर ओवर रिसेंटली इसने रिसर्च भी जो है स्टार्ट कर दी थी इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अब रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में किसी भी आगे सब टॉपिक पे ये रिसर्च या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल पंचायत से रिलेटेड हो गया या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो कि बहुत ही कॉमन रहता है हमारे विलेजेस में, ठीक है? सीपीआर से रिलेटेड हो गया, तो जो भी बड़े-बड़े मुद्दे हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है रूरल लाइफ़ पे इन अ गुड वे इन अ गुड वे, उस चीज़ पे ये बहुत अच्छी रिसर्च कंडक्ट करके जो है बता दिया करते थे, राइट? चलिए आगे चलते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, अगेन अब मैं आपको पॉलिसी के बारे में अभी बता के हटा हूँ कि पॉलिसी बेसिकली होती क्या है। तो सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने जो है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 में जो है लॉन्च कर दी है। अब इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर हियर यू कैन सी आर ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन, दैट इज मिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह जी ने जो है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 जो है लॉन्च कर दी है। अब ये जो पॉलिसी आई है ये 23 साल बाद जो है वो आई है, ठीक है? अब इस कोऑपरेटिव पॉलिसी को लाने का इनका पर्पस क्या है? अगेन टारगेट क्या है? अभी जैसे मैं बता के हटा, तो इनका टारगेट है कि हम अपने कोऑपरेटिव्स को जितना हो सके उतना स्ट्रेंथन करें, स्ट्रेंथ करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाएँ और स्ट्रॉन्ग बना के उनको स्केल अप करें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे करोगे? स्ट्रेंथ इन द सेंस कि कोऑपरेटिव इतना स्ट्रेंथ से क्या मतलब है कि वो फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट हो जाए। बार-बार उसे किसी की ग्रांट की, किसी लोन की ज़रूरत ना पड़े। इंडिया में सबसे सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल जो कोऑपरेटिव का दिया जाता है या कोऑपरेटिव का सिनोनिम जो बन चुका है, वो है अमूल। आप सबने देखी होगी टीवी पे ऐड अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो इनके बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट आते हैं। तो ये जो अमूल है, ये गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई एक कोऑपरेटिव है, जो आज पूरे इंडिया में एक ब्रांड बन चुकी है। तो इसी चीज़ को टारगेट करते हुए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हें और स्केल अप करने के लिए ये कोऑपरेटिव पॉलिसी लेके आई गई है। जैसे अभी मैंने अमूल के बारे में आपको बताया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारा जो रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया में फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी और सोशल डेवलपमेंट भी होगी। अब फाइनेंशियल ग्रोथ यानी अगर वो पैसा कमाएँगे तो ऑब्वियसली पैसा कमाएँगे, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर हो जाएँगे। सोशल डेवलपमेंट इन द सेंस कि अगर उनके पास पैसा होगा, तो वो पैसा जो है, वो खर्चेंगे इन देयर ओन पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर। अपना घर जो है, उसे बेटर और पक्का और ज़्यादा मजबूत करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस या मॉडर्न आप टेक्नोलॉजी जैसे कह सकते हो कि इंटरनेट वगैरह, वो सबको वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है? अब जैसे-जैसे वो अडॉप्ट होते जाएँगे, फाइनेंशियली साउंड होते जाएँगे, तो वहाँ वहाँ पे ऑटोमैटिकली पीछे-पीछे सोशल डेवलपमेंट आएगी ही आएगी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारे रूरल इंडिया में, बेटर रोड कनेक्टिविटी होगी, बेटर टेलीफ़ोन कनेक्टिविटी होगी, बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, बेटर रेल कनेक्टिविटी होगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा वहाँ से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट रहेगी। तो जो हमारा रूरल अर्बन डिवाइड है, रूरल अर्बन डिवाइड ये बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। ये कम हो जाएगा। रूरल अर्बन डिवाइड जो है ये कम हो जाएगा प्लस जो हमारी रूरल से अर्बन माइग्रेशन हो रही है, वो कहीं न कहीं रुक जाएगी। ठीक है? रुक जाए अब लोग अपने घर के पास ही अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो वो क्यों माइग्रेट करेंगे? तो वो अपने घर में रहते हुए अपने आप को डेवलप कर पाएँगे, अपने आप के लिए अच्छी लाइवलीहुड अर्न कर पाएँगे। ठीक है? तो इसी से रिलेटेड जो है ये नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लाई गई है। अब आपको पता ही है कि 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अब इसका मैं पॉलिटी से एंगल बता देता हूँ कि आर्टिकल 87 और 88 में पावर दी गई है
प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि वो इन प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करके एक नई मिनिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जिसको फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो बना दी गई है। तो आप आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 87 एंड 88। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, और इसके विजन है सहकार से समृद्धि, जैसे मैंने आपको कहा प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। और अब नेक्स्ट स्टेप में इंडिया की पहली जो है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इन गुजरात अगेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे एक गुजरात इसलिए नहीं कि वो पॉलिटिकल एंगल से स्ट्रांग है, बट इसलिए क्योंकि अमूल जो इंडिया की सबसे बेस्ट कोऑपरेटिव की एक शाइनिंग स्टार है, वो आपको गुजरात में देखने को मिलती है। तो वहाँ से हमें अच्छा सीखने को मिल सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी वहाँ पे प्रपोज की गई है। चलिए, फ्री लीगल एड स्कीम। अब फ्री लीगल एड स्कीम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्री लीगल एड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उसमें ये चीज मेंशन है कि फ्री लीगल एड। अब फ्री लीगल एड उनके लिए जो अपने आप के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते या अरेंज नहीं कर सकते, या इतना उनको नॉलेज नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में पास किया, जिसके बाद एक 3 टियर बॉडी बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, ये जो नालसा है, अब इसने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है वीर वीर परिवार सहायता योजना, जिसमें कि ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएंगे टू द फैमिली ऑफ सोल्जर। अब ये बहुत अच्छी स्कीम है। होता क्या था कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, आपको पता है कि उनकी पोस्टिंग जो है इंडिया के रिमोट एरियाज में रहती है, और वो घर जो है साल में बहुत अपने फिक्स ड्यूरेशन के लिए ही आ सकते हैं। तो बहुत बार जो है उनमें से बहुत सारे लोग जो रूरल इंडिया से आते हैं, वो अपने फैमिली के सिंगल ब्रेड विनर हैं। तो ज्यादातर क्योंकि वो रूरल इंडिया से आ रहे हैं, तो दे हैव अ वेरी कॉमन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। तो ऐसे में जब भी, क्योंकि वो दूर है और हमेशा इमीडिएटली अवेलेबल फैमिली के लिए नहीं है, तो जब भी इनकी फैमिलीज को कभी कोई लीगल इशू आएगा, कोर्ट कचहरी का कभी भी कोई चक्कर पड़ेगा, तो उसमें इन नालसा ने जो कहा है कि हम इन दैट केस कोई भी जो है आपके सोल्जर की फैमिली हमें अप्रोच कर सकती है, एंड हम उन्हें जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएंगे। अब फ्री लीगल एड में उन्हें क्या क्या मिलेगा? उन्हें हर तरीके की हेल्प मिलेगी, उन्हें पैरालीगल स्टाफ की सपोर्ट भी मिलेगी, उन्हें एडवोकेट्स भी दिए जाएंगे जो उनके लिए उनका केस लड़ेंगे। ऐसे में उस सोल्जर को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ से अपनी ड्यूटी छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। नालसा जो है इस पूरी चीज़ का ध्यान रखेगी कि हमारा सोल्जर जो है बिना किसी टेंशन के अपने नेशन को सर्व करता रहे, वो बॉर्डर पे खड़ा है तो उसे घर की टेंशन ना हो, वो अपनी ड्यूटी में पूरी डेडिकेशन से रह सके। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप दैट हैज़ बीन टेकन। थोड़ा लेट आया, पर इट्स गुड दैट इट इज़ ये आया है। ठीक है, और इसमें सिर्फ वर्किंग सोल्जर्स नहीं, एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, नॉट ओनली वर्किंग सोल्जर्स बट एक्स सर्विसमैन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ये कब लॉन्च हुआ है? विजय दिवस के दिन, जिस दिन यानी 26 जुलाई, जो कि हमारा विजय दिवस होता है, जिस दिन हम कारगिल वॉर जो है जीते थे, यानी ऑपरेशन विजय की जब विक्ट्री हुई थी 26 जुलाई को, तब हमने ये स्कीम जो है नालसा ने लॉन्च की है। अच्छा, नालसा के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नालसा के जो चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज। ठीक है, जो सिटिंग जज हैं, और इनके जो पेट्रन इन चीफ होते हैं, पेट्रन इन चीफ
पेट्रन इन चीफ यानी जो इसको सारी डायरेक्शन और नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, वो हमेशा एक्स ऑफिशियो सीजेआई होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ये नालसा थ्री टायर्ड बॉडी है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। नालसा नेशनल लेवल पे होती है, यानी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई इशू आ रहा है। उसके बाद होती है स्टेट सालसा। ठीक है, ये डांस नहीं है, ये स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो आपको हाई कोर्ट्स में हेल्प करती है। और उसके बाद होती है डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हेल्प करती है। ठीक है, तो दैट इज वाई ये थ्री टायर्ड बॉडी है। आर्टिकल 39 में कॉन्स्टिट्यूशन इसकी ऐसी किसी बॉडी की जो है डायरेक्शन देता है। चल, सो आज का ये लेक्चर इतना ही। अब बाकी जो